नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 3 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अभी आईसीयू में ही रहेंगे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री की सभी टेस्ट रिपोर्ट सामान्य, सेहत में हो रहा सुधार। 27 अक्टूबर से दिल्ली स्थित एम्स में उपचाराधीन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी फिलहाल आईसीयू में ही रहेंगे। हालांकि उनके सभी टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य आई है और सेहत में काफी सुधार भी हुआ है, लेकिन इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए अभी फिलहाल उन्हें भीड़ इत्यादि से दूर रहने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आईसीयू वार्ड में ही रहे। वार्ड के अंदर ही फाइलों का काम निपटाने की व्यवस्था उनके लिए की गई है, तो वह अफसरों द्वारा दिए जाने वाले काम को वहीं से निपटा रहे हैं। खाने में अभी तक फ्रूट और खिचड़ी के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को शिमला स्थित सभी अफसरों और मंत्रियों को खास निर्देश जारी किए थे कि किसी भी तरह के काम के लिए उन्हें दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है। जो भी काम है उसे ऑनलाइन निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश और जनहित से जुड़ा कोई भी काम नहीं रुकना चाहिए और प्रदेश की हर अपडेट उन्हें मुहैया करवाई जाती रहे। सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर यशपाल शर्मा के अनुसार सीएम फिलहाल आईसीयू में हैं और सेहत में काफी सुधार हुआ है। दिवाली पर 800 क्विंटल मिठाइयां मार्केट में उतारेगा मिल्कफेड, मिलेगा शुगर फ्री मिष्ठान, 6 से खुलेंगे स्टॉल। दिवाली पर इस बार मिल्कफेड 700 से 800 क्विंटल मिठाइयां बाजार में उतारेगा। इससे पहले 500 क्विंटल तक मिठाइयां बाजार में उतारी जाती थी। खास बात यह है कि पहली बार मिल्कफेड शुगर फ्री मिठाइयां भी दीपावली पर लाने जा रहा है। इसमें मिल्क केक, कोकोनट बर्फी और पहाड़ी बर्फी शामिल है। 6 नवंबर से राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में मिल्कफेड की और मिठाई के स्टॉल खोले जाएंगे। मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक डा विकास सूद ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार मिल्कफेड बाजारों में शुद्ध देसी घी से निर्मित विभिन्न प्रकार की मिठाइयां ला रहा है। इसमें गिफ्ट पैक भी शामिल है। इस वर्ष मिल्कफेड अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी दे रहा है। दुग्ध प्रसंग ने इस बार भी दिवाली के उपलक्ष्य में मिठाइयों की दरों में भी कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। मंडी यूनिट, ढालपुर मैदान, सेरी मंच, चैल चौक, हमीरपुर मिल्क बार, बिलासपुर मिल्क बार चक्कर, दत्तनगर यूनिट, मिल्क बार दत्तनगर, मिल्क बार रामपुर, मिल्क बार रिकांगपिओ, मिल्क बार रोडू, मिल्क बार निर्मन, एसजेवीएन दत्तनगर, शिमला यूनिट, सचिवालय मिल्क बार शिमला, सचिवालय रिस्पेशन, सेल पॉइंट आईजीएमसी, संजौली चौक, रिज मैदान, कुसुम्पटी, कांगड़ा यूनिट, धर्मशाला, गगल चौक, नगरोटा बगवान, कांगड़ा, बैजनाथ, ज्वालाजी, पालमपुर यूनिवर्सिटी, नालागढ़ यूनिट, मिल्कफेड परिसर नालागढ़, शर्मा पार्किंग ओल्ड बस स्टैंड नालागढ़, मिनी सचिवालय न्यू बस स्टैंड नालागढ़, शर्मा कॉम्प्लेक्स पीएनबी, बद्दी के पिछली तरफ, बीएमसी बस्सी, नाहन यूनिट,
एसडीएम ऑफिस पावंटा साहिब के समीप। नाहन 2 सड़क, मिल्क बार दिल्ली गेट नाहन, मिल्क बार एसएफडीए कॉम्प्लेक्स, महिमा लाइब्रेरी नाहन, नौनी यूनिवर्सिटी सोलन। एक साल में 12 लाख रुपए से ज्यादा कमाई, 65 सहायता समूह मशरूम की खेती कर कमा रहे आजीविका। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जायका वानिकी परियोजना से पहाड़ की महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। प्रदेश में मशरूम की खेती करने के लिए स्वयं सहायता समूहों की मदद की जा रही है। 65 स्वयं सहायता समूह ने एक वर्ष के अंतराल में 12 लाख से अधिक की कमाई की है। हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना प्रदेश के 18 वन मंडलों के 32 फॉरेस्ट रेंज में प्रोजेक्ट के माध्यम से मशरूम की खेती की जा रही है। जायका के माध्यम से प्रदेश के 65 स्वयं सहायता समूहों को हर मौसम में मशरूम की खेती करने के तरीके बताए जा रहे हैं। बटन मशरूम, शिटाके मशरूम और ढिंगरी मशरूम से आज महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आजीविका कमा रहे हैं। शिमला के कांडा में स्वयं सहायता समूह को उनके गांव में जायका वानिकी परियोजना के कर्मचारियों और विशेषज्ञों ने बटन मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रुप ने किराए के कमरे में 10 किलोग्राम के 245 बीज वाले कंपोस्ट बैग के साथ बटन मशरूम का उत्पादन शुरू किया। बटन मशरूम के उत्पादन में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला सदस्यों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई, जिस वजह से 25 दिन के बाद बटन मशरूम का उत्पादन शुरू हुआ और एक हफ्ते में ग्रुप ने 200 किलोग्राम मशरूम तैयार किया, जो 150 से 180 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर मिल रहा है। मंडी के सुंदरगनर के वन मंडल सुकेत में 19 स्वयं सहायता समूह है, जो मशरूम की खेती कर आजीविका कमा रहे हैं। नागेश कुमार गुलेरिया, भाव से अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल व मुख्य परियोजना निदेशक जायका वानिकी परियोजना ने बताया कि जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से हिमाचल की महिलाएं अपनी आर्थिकी सुधार रही हैं। 59 ग्रुप ने पहली बार उगाए मशरूम। 65 में से 59 ऐसे ग्रुप है जो पहली बार मशरूम की खेती कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से महिलाओं के 45 ग्रुप और ग्रुप पुरुष के हैं, जबकि 12 ग्रुप महिला एवं पुरुष का मिश्रण है। एक दिन में 20 किलो मशरूम तैयार। जिला शिमला के जुब्बल रेंज के तहत शक्ति स्वयं सहायता समूह ने एक दिन में 20 किलो मशरूम तैयार किया। यह बटन मशरूम है और 170 रुपए प्रति किलो के बिक रहा है। शक्ति स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गत बुधवार को 20 किलोग्राम मशरूम तैयार किया। ब्यास किनारे फेंका सरकारी सीमेंट। नादौन में अंधेरे में 25 बोरियों को ठिकाने लगा गए शातिर, कार्रवाई मांगी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने वाहन के माध्यम से सरकारी सीमेंट को ब्यास नदी किनारे पानी में फेंक दिया है। सरकारी सीमेंट को कहां से लाया गया तथा यहां क्यों फेंका गया, इसकी जांच शुरू हो गई है। सरकारी सीमेंट की इस तरह बर्बादी सभी को अखर रही है। क्षेत्र के लोगों मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह पहला मामला नहीं है जब सरकारी सीमेंट पड़ा हुआ मिला है। इससे पहले भी हमीरपुर जिला में कई जगहों पर सरकारी सीमेंट पड़ा मिला था। ऐसा ही वाकया डिडवीन, टिक्कर तथा गलोड़ में भी सामने आया था, जब सरकारी सीमेंट के बैग नाले तथा पहाड़ी पर फेंके हुए मिले थे। अब सरकारी सीमेंट ब्यास नदी किनारे पानी में पड़ा मिला है। करीब 25 सीमेंट के बैग पानी में फेंके गए हैं।
जानकारी के मुताबिक नादौन के औद्योगिक क्षेत्र के निकट कोहला गांव में स्थित जल शक्ति विभाग के स्टोर के पास ब्यास नदी किनारे सरकारी सीमेंट की बोरियां मिलने से हड़कंप मच गया है। शुक्रवार सुबह कुछ लोगों ने ब्यास नदी किनारे पानी में फेंकी गई करीब 25 बोरियां सीमेंट की देखी तो उन्होंने इसकी सूचना पंचायत प्रधान को दी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि रात के अंधेरे में कोई वाहन द्वारा इन्हें यहां फेंक गया है। इस संबंध में पंचायत प्रधान कोहला निशा कुमारी ने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने मौका देखकर इस बारे उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। बीडीओ नादौन निशांत शर्मा ने बताया कि मामले की पूर्ण छानबीन की जा रही है। उन्होंने बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 5.26 लाख डकार गया कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर कल्याण समिति बरमाणा में गड़बड़ झाला। एसीसी की बरमाणा फैक्ट्री से सीमेंट ढुलान कर रही भूतपूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर कल्याण समिति में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। आरोप है कि समिति के ही एक कर्मचारी ने ट्रक ऑपरेटरों से लिए जाने वाले शुल्क की लगभग 5.26 लाख रुपए की राशि का गबन किया है। समिति के अध्यक्ष की शिकायत पर बरमाणा थाना में मामला दर्ज किया है। मंडी जिला के नेरचौक क्षेत्र के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक ट्रक ऑपरेटर कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिल द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार समिति के माध्यम से सीमेंट ढुलान करने वाले ट्रकों से निर्धारित शुल्क एकत्रित किया जाता है। वहीं समिति में कार्यरत कर्मचारी के पास ट्रक ऑपरेटरों से निर्धारित शुल्क लेने और उसे बैंक में जमा करवाने का दायित्व है। इसका ब्यौरा जानने के लिए उन्होंने कर्मचारी से बैंक पासबुक मांगी, लेकिन वह टालमटोल करता रहा। इस पर उन्होंने बैंक से स्टेटमेंट हासिल की। उससे खुलासा हुआ कि उक्त कर्मचारी ने बैंक में 5,26,090 रुपए कम जमा करवाए थे। इस वित्तीय अनियमितता पर पर्दा डालने के लिए उसने कैश बुक में गलत एंट्री करने के साथ झूठे दस्तावेज भी तैयार किए थे। समिति के अध्यक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज करके पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कंडा जेल में बंद आरोपी पुलिस ने उठाया, बद्दी के फिरौती कांड से जुड़े तार, आरोपी शिवू गैंग के सरपक में। बद्दी के होटल कारोबारी से फिरौती मांगने और हवाई फायर के मामले में पुलिस ने कंडा जेल में हत्या के केस में बंद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन्हीं आरोपियों से पूछताछ में कंडा जेल में बंद हत्यारोपी की संलिप्तता व साजिश रचने के सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट हासिल करते हुए 5वें आरोपी शिव कुमार को गिरफ्त में लिया है, जिसे कोर्ट से 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। काबिले जिक्र है कि विगत 6 सितंबर की रात को बद्दी स्थित एक होटल के बाहर कार में सवार होकर आए बदमाशों ने दनादन गोलियां बरसाई और होटल कारोबारी से 1 करोड़ की फिरौती की चिट्ठी थमाकर फरार हो गया। इसी मामले में चिक्कू टिल्लू गैंग के गुर्गे ने तिहाड़ जेल से फोन कर होटल कारोबारी को धमकी देते हुए दोबारा फिरौती मांगी थी। इस मामले की गहनता से पड़ताल के बाद पुलिस ने कॉलर की लोकेशन ट्रेस कर 23 सितंबर को दिल्ली से 2 बदमाशों मोनू व विपिन को धर दबोचा था। इन बदमाशों ने गैंग के मुखिया को मोबाइल सिम मुहैया करवाई थी। इन्हीं से पूछताछ के बाद मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने इस मामले में संपित नीरज व नवीन दहिया को गिरफ्तार किया। मामले की पड़ताल में कंडा जेल का कनेक्शन भी सामने आया है,
जांच में खुलासा हुआ है कि कंडा जेल में हत्या के मामले में बंद आरोपी शिव कुमार उर्फ शिवू पुत्र धर्म सिंह निवासी गांव सेरी तहसील नालागढ़ ने फिरौती व हवाई फायर करने वाले आरोपियों से संपर्क में था। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि होटल के बाहर हवाई फायर करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या के मामले में कंडा जेल में बंद था। उसकी इस मामले में संलिप्तता के सुराग मिले हैं। पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत 5वें आरोपी शिव कुमार उर्फ शिवू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट से 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। अगले साल महिलाओं के लिए 3 अवकाश, डीसी की सिफारिश पर जिलों को मिलेंगी 2 छुट्टियां। राज्य सरकार ने आगामी वर्ष के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। अगले साल 24 राजपत्रित अवकाश, गैजेटेड हॉलिडे मिलेंगे। खास बात यह है कि 3 अवकाश महिलाओं के लिए रहेंगे। रक्षाबंधन, करवा चौथ और भाई दूज पर प्रदेश में महिलाओं को छुट्टी रहेगी। इस संबंध में सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थानों को महिलाओं के अवकाश आरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बारे में अधिसूचना मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जारी की है। इसमें 12 रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे भी तय किए गए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में साफ किया गया है कि जिला में उपायुक्त 2 स्थानीय अवकाश देने के लिए अधिकृत होंगे। यह अवकाश जिला स्तर पर होने वाले मेले या अन्य प्रसिद्ध कार्यक्रम के लिए होंगे। इस अधिसूचना में शिमला नगर निगम के लिए 2 अवकाश का प्रावधान किया गया है। ये अवकाश उपायुक्त के प्रस्ताव पर राज्य सरकार तय करेगी। इसके साथ ही शिमला जिला के अन्य क्षेत्रों में भी 2 अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा दिल्ली में हिमाचल सरकार के कार्यालयों में तैनात स्टाफ को भी 2 दिन का अवकाश तय किया गया है। इन अवकाश को लेकर राज्य सरकार आवासीय आयुक्त से मिले पत्र पर विचार करेगी। 1100 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत। बर्फबारी से पहले पीडब्ल्यूडी ने 1100 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और टारिंग का टारगेट पूरा कर लिया है। ये वे सड़कें हैं जो बरसात की वजह से खराब हो गई थी। ज्यादातर सड़कों में गड्ढे पड़ गए थे या कोलतार उखड़ चुकी थी। पीडब्ल्यूडी ने बरसात खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत को लेकर निर्देश जारी कर 2000 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया था। बरसात थमते ही शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया और अब तक 55% काम पूरा कर लिया गया है। खास बात यह है कि पीडब्ल्यूडी को रिपेयर वर्क के लिए अलग से बजट जुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। पहले से ही सितंबर से नवंबर तक 3 महीने के लिए 2000 किलोमीटर का दायरा तय कर दिया था। विभाग ने प्रदेश में बर्फबारी के शुरू होने से पहले तक सभी चयनित सड़कों की मरम्मत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गौरतलब है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में हिमाचल में बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है। इसे देखते हुए विभाग ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के आदेश भी दिए हैं। विभाग का अनुमान है कि दिसंबर माह की शुरुआत तक 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। इसके लिए विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात काम में जुटे हुए हैं। विभाग को जो लक्ष्य इस अवधि के दौरान मिला है, उसमें 1400 किलोमीटर की मरम्मत होनी है और 600 किलोमीटर सड़क की टायरिंग की जाएगी। गौरतलब है कि बरसात की वजह से पीडब्ल्यूडी को भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। विभाग की करीब 1500 सड़कें और 116 पुल बरसात में प्रभावित हुए हैं।
इनमें से 19 पुल पूरी तरह से धराशायी हो गए थे। पीडब्ल्यूडी को इस पूरे सीजन में अब तक करीब 2,949 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। इस नुकसान के संबंध में विभाग ने विस्तृत रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को भेजी है और विभाग ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। बर्फबारी से पहले पूरा करेंगे लक्ष्य। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि बर्फबारी से पहले 100% लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास है। इसके लिए सभी अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। विभाग बरसात से खराब हुई सड़कों से लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहा है। इसमें 2000 किलोमीटर का लक्ष्य तय किया गया है और अब तक करीब 1100 किलोमीटर में रिपेयर वर्क पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नवंबर के आखिर तक विभाग 90 से 100% के पास पहुंच जाएगा। पौंग के साथ आस पड़ोस का भी विकास। डीसी कांगड़ा बोले, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकसित होगा बांध क्षेत्र। पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसके साथ लगती जगहों के अनुरूप गतिविधियों को विकसित और बढ़ावा देने की जरूरत है। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत जिला गंतव्य प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त कांगड़ा डा निपुण जिंदल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार और जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत भी इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से उभारने के लिए चुना गया है। उन्होंने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत पौंग बांध क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए काम कर रही निजी कंसल्टेंसी फर्म वॉयंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास से जुड़े हर पहलू पर चर्चा की। उपायुक्त ने उनकी योजना का विस्तृत ब्यौरा लेते हुए क्षेत्र के विकास संबंधित व्यवहारिक सुझाव उनसे साझा किए। उन्होंने पौंग बांध क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के स्कोप और उनकी व्यवहार्यता से संबंधित दिशा निर्देश कंसल्टेंसी फर्म के प्रतिनिधियों को दिए। हल्दून घाटी की विरासत को करे प्रमोट। डा निपुण जिंदल ने कहा कि पौंग बांध क्षेत्र को हल्दून वैली के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने की दिशा में स्थानीय संस्कृति और कलाओं को भी प्रमोट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हल्दून घाटी की संस्कृति और विरासत को दर्शाने की व्यवस्था भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत करनी चाहिए। इसके लिए संग्रहालय और इससे जुड़ी गतिविधियों पर फोकस करने की आवश्यकता है। जनता की हो सहभागिता। डीसी ने कहा कि इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने में स्थानीय लोगों का सहयोग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकसित गतिविधियों के अनुरूप युवाओं के क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर भी कार्य करने की जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई सीपीएस मामले की सुनवाई, सरकार के वकील के हाजिर न होने पर टली सुनवाई। मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस नियुक्ति मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। भाजपा विधायकों की ओर से इस केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में यह केस 2 बार लगा, लेकिन सरकार की ओर से वकील कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए। ऐसे में अब यह मामला अगले हफ्ते सुना जा सकता है। उधर प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले पर शनिवार को सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले में एक स्थानांतरण याचिका दायर की है। उधर सीपीएस मोहन लाल ब्राक्टा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरे राज्यों के मामले भी लंबित है। ऐसे में पूरे देश के मामलों की सुनवाई एक साथ हो, इसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में वे इस मामले पर ज्यादा नहीं कह पाएंगे। भाजपा की वजह से नहीं मिल रहा 4,950 करोड़ का क्लेम, उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ने जड़ा आरोप। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्राकृतिक आपदा पर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि आपदा के क्लेम के 4,950 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से न मिलने के लिए हिमाचल भाजपा दोषी है। भाजपा नेताओं की वजह से ही केंद्र ने यह राशि रोकी हुई है। आपदा से नुकसान का 6,746 करोड़ रुपए का पहला क्लेम नोट हिमाचल सरकार ने 10 अगस्त को केंद्र सरकार को भेज दिया था। उसके बाद 9,900 करोड़ रुपए का संशोधित क्लेम नोट 10 अक्टूबर को भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ने कहा कि कुल क्लेम का 50% यानी 4,950 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश का हक बनता है। यह राशि केंद्र सरकार को तुरंत जारी करनी चाहिए ताकि लोगों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। मुकेश अग्निहोत्री और जगत सिंह नेगी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक क्लेम का एक पैसा भी केंद्र सरकार ने हिमाचल को नहीं दिया है। केंद्र की 3 टीमें अब तक प्रदेश में आकर बाढ़ और भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन कर लौट चुकी है। क्लेम की राशि प्रदेश का अधिकार है। यह प्राकृतिक आपदा आने पर सभी राज्यों को मिलता है। इसे राजनीतिक आधार पर नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल में आई आपदा को न तो राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया और न ही इस आपदा से उबरने के लिए कोई विशेष राहत पैकेज दिया गया। आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश की जनता अब विशेष राहत पैकेज की मांग भी नहीं कर रही, बल्कि हिमाचल को 4,950 करोड़ रुपए मिलने चाहिए जो हिमाचल प्रदेश का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल भाजपा के नेता इस धनराशि को जारी नहीं होने दे रहे हैं। आपदा प्रभावितों के जख्म हरे कर देते हैं, हिमाचल सरकार के फैसले, जयराम ठाकुर ने बोला हमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने कुल्लू दौरे के दौरान भुंतर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमाचल के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। हिमाचल के लिए हमने हमेशा संघर्ष किया है। सरकार के हर फैसले हिमाचल वासियों के हित से खिलवाड़ करने वाले हैं। आपदा प्रभावितों के जख्म हरे कर देते हैं, सरकार के हर फैसले। आज तिगुनी कीमत देने पर भी नहीं मिल रहा है रेता और बजरी। सीमेंट के दाम 4 बार बढ़ा चुकी है सरकार। आपदा में निर्माण सामग्री के दाम बढ़ाने वाले फैसले लेना कौन सा जनहितकारी काम है। भुंतर के पंचायत समिति सदस्य प्रशिक्षण वर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को भाजपा हर घर तक पहुंचाएगी। लोकसभा चुनाव में इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार फेल रही है और एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। नगर परिषद दफ्तर में भिड़ गए पार्षद और अभियंता, जमकर हुई बहस हाथापाई तक पहुंच गई। नगर परिषद कार्यालय ऊना में उस समय हंगामा बरप गया जब वार्ड नंबर 5 से पार्षद जनकराज खजांची व नगर परिषद ऊना के पालिका अभियंता राजेंद्र सैनी के बीच कार्यालय परिसर में कथित तौर पर बहस शुरू हो गई, जो कि हाथापाई तक बढ़ गई।
बात बढ़ते देख पुलिस को बुलाया गया। पार्षद जनक राज खजांची ने पालिका अभियंता पर चुने हुए पार्षदों की अनदेखी का आरोप जड़ते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं विगत दिन वार्ड 5 में हुए एक कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षदों को न बुलाने का भी आरोप जड़ दिया। पालिका अभियंता राजेंद्र सैनी ने उनके साथ कार्यालय में पार्षद द्वारा गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया। चक्की में बन रही प्रोटेक्शन वॉल का 60% काम पूरा, दिसंबर में निर्माण पूरा होने की संभावना। हिमाचल पंजाब राज्यों को जोड़े वाले मौजूदा चक्की सड़क पुल व अन्य पुलों की सुरक्षा के लिए करीब 100 करोड़ की लागत से बन रही प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण कार्य करीब 60% पूरा हो चुका है और इसका निर्माण कार्य करीब 15 दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। इस महत्वपूर्ण प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण कार्य कर रही कंपनी दिन रात इसे पूरा करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही 4 लेन सड़क निर्माण परियोजना के तहत चक्की खड्ड पर नए डबल लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसके लगभग 7-8 पिल्लर बनाने का कार्य चल रहा है। प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण कार्य कर रही IRB कंपनी के CGM हरप्रीत सिंह ने बताया कि प्रोटेक्शन वॉल्स का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसे दिसंबर माह तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। 10 दिन से सर्वर डाउन, सिर्फ 79% राशन कार्ड लाभार्थी ही करवा पाए हैं eKYC। सोलन में राशन कार्ड की eKYC करवाने को लेकर लगातार अभियान के तहत राशन कार्ड लाभार्थियों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जिला सोलन में 79% राशन कार्ड लाभार्थी eKYC करवा पाए हैं। पिछले 10 दिनों से सर्वर डाउन होने की वजह से eKYC को लेकर कार्य नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब पिछले 3 दिनों से अब फिर से इसको लेकर कार्य करना शुरू कर दिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग सोलन जिला नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि जिला में eKYC को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह काम प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों से सर्वर डाउन होने की वजह से कार्य नहीं हो पाया है, लेकिन अब 3 दिनों से सर्वर ठीक है और इसको लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले eKYC का आंकड़ा जिला सोलन में 79% था, लेकिन अब नया आंकड़ा पता नहीं लग पाया है। वल्लभ कॉलेज मंडी में जारी रहेंगी NSS कैडेट्स की गतिविधियां। PTA की दर्ज याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। प्रदेश हाई कोर्ट ने वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी की छात्राओं के लिए NCC कैडेट्स की गतिविधियां जारी रखने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कॉलेज की PTA द्वारा दायर याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने NCC कमांडिंग ऑफिसर के 23 जून 2023 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में 50 वर्षों से छात्राओं के लिए जारी NCC कैडेट्स गतिविधियों को वापस लेने को कहा था। कमांडिंग ऑफिसर के पत्र में कहा गया था कि इस सत्र से NCC के प्रथम वर्ष के लिए किसी भी छात्रा का नामांकन न किया जाए। इन आदेशों को कॉलेज PTA ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। PTA का कहना था कि कॉलेज में छात्राओं के लिए NCC गतिविधियां 1953 से चली आ रही थी, जिसे अचानक ही बंद करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। कॉलेज PTA का कहना था कि कमांडिंग ऑफिसर के पास कानूनन ऐसी कोई शक्तियां नहीं है जिनके तहत छात्राओं के लिए कैडेट्स गतिविधियों को केवल इस आधार पर बंद कर दिया जाए। प्रदेश में 2500 करोड़ से बदलेगी पर्यटन की तस्वीर। नादौन में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप के दौरान बाली के बोल।
पर्यटन विभाग द्वारा जिला प्रशासन और द इंडियन राफ्टिंग फेडरेशन के सहयोग से आयोजित की जा रही 3 दिवसीय एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप शुक्रवार को शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने रामलीला ग्राउंड में चैंपियनशिप का विधिवत शुभारंभ किया। इसमें नेपाल, भूटान और कजाकिस्तान के अलावा देश के विभिन्न राज्यों, थल सेना तथा विभिन्न अर्धसैनिक बलों की टीमों के साथ साथ हिमाचल की स्थानीय टीमों सहित लगभग 24 टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर RS बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही यह प्रतियोगिता नादौन और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन एवं साहसिक खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। RS बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पर्यटन क्षेत्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं के उचित दोहन के लिए ADB की मदद से लगभग 2500 करोड़ रुपए की एक व्यापक परियोजना को क्लियरेंस मिली है। हिमाचल प्रदेश में 1 साल के भीतर इस परियोजना के परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी एवं सबसे समृद्ध राज्य बनाने में पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं इस सेक्टर के लिए नई योजनाएं बना रहे हैं। इसी कड़ी में नादौन में भी पर्यटन निगम के होटल, वेलनेस सेंटर और वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं की DPR बनाई गई हैं। RS बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा और इसके साथ लगते क्षेत्रों को टूरिज्म कैपिटल की दृष्टि से विकसित करने की घोषणा की है। इससे नादौन क्षेत्र को भी बहुत लाभ होगा। आपदा से प्रभावित हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करने तथा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री ने जिस तरह कार्य किया है, उससे वह सही मायनों में जननायक बनकर उभरे हैं। बकरी पालन के लिए 3 साल से धक्के खा रहा बुजुर्ग। बकरी पालन का शौकीन झंडूता क्षेत्र के तहत समोह गांव का एक बुजुर्ग जगदीश चंद बोटी धक्के खा रहा है, लेकिन इस बुजुर्ग की गुहार सुनने वाला कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं इस बुजुर्ग को मायूसी ही हाथ लग रही है। हालांकि जगदीश चंद पशुपालन विभाग के कई बार चक्कर काट चुका है, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं अब जगदीश ने चेताया है कि यदि जल्द ही उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरी में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। जानकारी के अनुसार झंडूता विकास खंड के अंतर्गत समोह गांव के जगदीश चंद ने वर्ष 2020 में पशुपालन विभाग की कृषि बकरी पालन योजना के अंतर्गत आवेदन किया। आवेदन के बाद 31 अगस्त 2020 को स्वीकृति मिली। बाकायदा इसने योजना के तहत 26 अगस्त को अपनी ट्रेनिंग पूरी की। संबंधित विभाग की ओर से आगामी प्रक्रिया के तहत 10 अगस्त को दस्तावेज आगे उच्च अधिकारियों को भेजे गए। योजना के तहत नियमानुसार इसने राशि 3,354 रुपए जमा करवा दी। पात्र को 11 बकरियां मिलनी थी। विभाग की ओर से शेड बनाने की बात कही। इस बुजुर्ग ने बैंक से ऋण लेकर बकरी शेड बनवाया। इस पर 30,000 खर्चा किया। सुरक्षित निर्माण को मजबूत बनाएंगे रिटायर्ड इंजीनियर्स। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने में करेंगे लोगों की सहायता। प्रदेश में आपदा के कारण हुए भारी नुकसान से सबक लेते हुए राज्य आपदा प्रबंधन ने प्रदेश सुरक्षित भवन निर्माण के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित भवन निर्माण के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रिटायर्ड इंजीनियर्स का एक डाटाबेस तैयार कर रहा है।
इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंध रखने वाले रिटायर्ड तकनीकी विशेषज्ञ के आवेदन मांगे हैं। यह विशेषज्ञ के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक एवं विशेष सचिव राज्य राजस्व DC राणा ने बताया कि राज्य भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, हिमस्खलन और सूखे सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील है। इनमें से भूकंप विशेष चिंता का विषय है। राज्य का 32% भौगोलिक क्षेत्र भूकंप जोखिम क्षेत्र की अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र जोन 5 की श्रेणी में आता है, जबकि शेष क्षेत्र जोन -4 में आता है। ऐसे करें आवेदन। इच्छुक विशेषज्ञ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट 222.dhsradwad.thadbash.but पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एक परमफोर्मा तैयार किया है। इसके अनुसार विशेषज्ञ को अपना नाम, जिला, ब्लॉक, पता, योग्यता, उम्र, जिस विभाग में कार्य किया है उसका नाम, जिस रैंक से सेवानिवृत्ति हुई है, सेवा काल का समय, स्पेशलाइजेशन, डेट ऑफ रिटायरमेंट और सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त का आदेश भी अपलोड करना होगा। जरूरतमंद लोग ले पाएंगे सेवाओं का लाभ। पहाड़ी राज्य में सुरक्षित निर्माण प्रथाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सेवानिवृत्त तकनीकी विशेषज्ञता के एक मजबूत पूल की आवश्यकता है। यह विशेषज्ञता सुरक्षित निर्माण प्रथाओं के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने में सहायता कर सकते हैं। इसके लिए आपदा प्रबंधन को सेवानिवृत्त तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों जैसे JAE और XCN की सेवाओं की आवश्यकता रहेगी। इनकी सेवाओं का लाभ शहरी ग्रामीण स्तर पर जो व्यक्ति मकान बनाने चाहते हैं वह उठा पाएंगे। इन विशेषज्ञ का डाटाबेस राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। यहां से जरूरतमंद लोग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। 3 स्कूलों पर 100 करोड़ खर्च, एडमिशन एक भी नहीं। नाचन, धर्मपुर, बंगाणा में बने परिसरों पर बनेगी रिपोर्ट। पूर्व जयराम सरकार के समय 3 विधानसभा क्षेत्र में बने अटल आदर्श विद्यालय भवनों की इंस्पेक्शन के लिए शिक्षा सचिव राकेश कंवर उच्च शिक्षा निदेशक डा अमरजीत शर्मा के साथ खुद गए हैं। शुक्रवार को शिक्षा सचिव ने मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र में बने परिसर को देखा, जहां 33 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इसके बाद शनिवार सुबह वह धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मढ़ी में बने अटल आदर्श विद्यालय भवन को देखेंगे, जहां 45 करोड़ का खर्च हुआ है। शनिवार दोपहर बाद को ऊना जिला के बंगाणा विधानसभा क्षेत्र में बने अटल आदर्श विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। इन तीनों पर ही अब तक 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन किसी भी परिसर को अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस क्षमता के यह भवन बने हैं, उसे पूरा करने के लिए भी उनके आसपास स्कूली बच्चे नहीं हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने शिक्षा सचिव से इन भवनों को लेकर इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगी थी, ताकि इनके इस्तेमाल को लेकर आगे फैसला लिया जा सके। यह भी संभव है कि इन स्कूलों को सैनिक स्कूल या किसी और बड़े शिक्षण संस्थान के लिए दे दिया जाए। यदि यहाँ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के तहत एडमिशन करनी है, तो आसपास के स्कूलों की एनरोलमेंट यहाँ शिफ्ट करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि पूर्व जयराम सरकार के समय एक अटल आदर्श विद्यालय हर विधानसभा क्षेत्र में खोलने का निर्णय हुआ था और यह मुख्यमंत्री की बजट घोषणा थी। इसके बाद पहले चरण में 13 स्थान पर अटल आदर्श विद्यालय के लिए अनुमति दी गई,
लेकिन भवन निर्माण सिर्फ 3 जगह ही हो पाया। बाकी जगह के मामले लैंड ट्रांसफर या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की प्रक्रिया में उलझ गए। जो 3 भवन बने भी हैं, वहां पूर्व सरकार अटल आदर्श विद्यालय शुरू नहीं कर पाई। इसीलिए अब नई सरकार ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फैसला लेगी। सफेद हाथी खड़े नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि राज्य सरकार इस इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए शिक्षा सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। इन स्कूलों पर फैसला राजनीति से हटकर होगा। इन परिसरों को देखकर ही हमें यह एहसास हुआ कि शिक्षा विभाग को अब सफेद हाथी खड़े करने की जरूरत नहीं है। गुणात्मक शिक्षा के लिए जो जरूरी होगा वह करेंगे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।